और मुझे यकीन है कि यदि गया में रैली होती तो 1 लाख लोग आते और सरघाटी में रैली होगी तो 2 लाख लोग आएंगे। बीटी एक्ट, जिस एक्ट को लेकर के बीटीएमसी एक्ट, जिस एक्ट को लेकर हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, महाबोधि प्रबंधन के लिए एक्ट बनाया गया जो 1949 में बनाया गया था। संविधान लागू होने के इतने साल बाद भी वो एक्ट कार्य कर रहा है। आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी ये एक्ट कार्य में कर रहा है, जबकि ये कहा गया है कि जो भी संविधान लागू होने से पूर्व जो भी कानून लागू थे उसे आज से शून्य माना जाएगा। आर्टिकल 13 जाके पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है। नहीं, हमारी रैली को रोका गया तो पूरी का पूरा लगा कि ये आम लोगों के जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उस अधिकार को छीन लिया गया। धार्मिक प्रबंधन का, धार्मिक स्थलों का प्रबंधन का अधिकार उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? तो संविधान तो यहाँ पर खतरे में है। और इसी को आधार बना करके जो अभी 2025 में आपने देखा कि वक्फ संशोधन बिल लेकर के आए, गलत मंशा से लेकर के आए और वक्त बाय यूजर खत्म करके और उसमें उन्होंने नए ला लेकर के आए। और आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। गया में 1 मई को यानी बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के मौके पर महारैली का जो आयोजन किया गया था उसमें कुछ मुश्किलें आई, कोई प्रशासनिक मजबूरियां थी या जो भी कुछ हुआ हो, ये जो गया में होना था, गया के गांधी मैदान में, वो अब शेरघाटी के रंगलाल स्कूल के मैदान में होना है। और मैं रंगलाल स्कूल के मैदान में यहाँ पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस आयोजन से जुड़े कई लोग हैं, जिनमें खास तौर पे आप जानते हैं कई मशहूर चेहरे हैं, जिनमें सतीश दास जी हैं और इसके माउन कन्वेनर जो हैं वसीम नैयर अंसारी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। हम बात करेंगे ये शेरघाटी में जो आयोजित हुआ है संविधान सुरक्षा महारैली के संबंध में, पूरी बात जानेंगे। ये जो गया में होना था संविधान सुरक्षा महारैली, अब ये शेरघाटी के रंगलाल स्कूल के मैदान में होने जा रहा है, क्या कारण है? ये कारण स्पष्ट है कि हम लोगों ने संविधान सुरक्षा महारैली आज से 2 महीना पहले एक कार्यक्रम हम लोगों ने डिसाइड किया और इसकी तैयारी जिला प्रशासन से अनुमति के माध्यम से पूरे ज़िले में इसकी तैयारी की गई। हर एक ब्लॉक, टोला, कस्बा, तमाम जगह पे दूसरे ज़िलों में जा कर के इसकी बैठ के तैयारी के सिलसिले में कमेटियां बनाई गई। लेकिन 11 मार्च को पहला आवेदन हम लोग से मांगा गया, आवेदन भी दिए गए। फिर 28 मार्च को उसमें सुधार करवाया गया और 27 अप्रैल को सारा एनओसी आने के बाद परमिशन को डिनाई कर दिया गया। हम थोड़े शब्दों में अगर जानना चाहें तो इसके पीछे का क्या कारण लग रहा है? एकदम थोड़े शब्दों में। थोड़े शब्दों में जो लिखित रूप से हमें मिला उसमें बताया गया कि प्रचंड लू की वजह से लाखों लोग की आने की संभावना है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रैली की अनुमति देना मुमकिन नहीं है। ये लबोलबाब था। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में बाद में जब पता चला कि इसमें बिहार के नए वजीर आला माननीय सम्राट चौधरी जी का प्रोग्राम फिक्स किया गया, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले हो चुका था, इसकी तैयारी थी, लाखों लोग आने थे। तो इसे काउंटर करने के लिए पहली बार बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के दिन, आज तक राज्यपाल महोदय आते रहे थे लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री को बुलाया गया, ठीक है। और शासन प्रशासन इसको लिखित रूप से नहीं दे पाए। हमारी रैली को बेवजह बेगर कारण बताए कैंसिल कर दिया गया। हमने सवाल किया, यदि लू है तो छोटे बच्चों का विश्वविद्यालय क्यों नहीं बंद किया गया? यदि लू है तो अस्पताल, आपको कार्यालय क्यों नहीं बंद किया गया? लू में बाजार क्यों खुला है? यदि इतने 144 लगाइए, निषेधाज्ञा लगाइए। तो ये काम नहीं, हमारी रैली को रोका गया। तो पूरी का पूरा लगा कि ये आम लोगों के जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उस अधिकार को छीन लिया गया। तो फिर हम लोगों ने नोटिस दिया और इसके खिलाफ में 29 तारीख से आमरण अनशन का ऐलान किया। लेकिन आमरण अनशन के ऐलान होने के बाद, उनकी सूचना दे देने के बाद, जब हमें टेंट पंडाल बैठने के लिए लगाने लगे तो उसे पुलिस ने डिस्टर्ब किया, नहीं लगाने दिया। हमारे लोग जब इकट्ठा होने लगे तो आपकी गिरफ्तारी भी हुई? हाँ, उन्हें भगाया गया। जब मैं गया तो मेरे साथ भी मिसबिहेव तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। फिर हम वहीं पे धूप में ही हम भूख हड़ताल पे बैठ गए और फिर बाद में पुलिस ने बुरे तरीके से मुझे उठा करके गिरफ्तार करके। तो ऐसा था कि ये कैंसिल हो जाए, ये प्लान? हाँ, उन तमाम लोग का था कि आंदोलन को कुचल दिया जाएगा तो मामला कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग
उनके कस्टडी में भी जाकर के हमारा भूख हड़ताल जारी रहा, हमारा आंदोलन जारी रहा। चलिए, अब जब शेरघाटी में ये आंदोलन होना है, मतलब ये रैली होनी है, तो क्या उम्मीदें लग रही हैं कि जो बाकी गया में होना था, अब शेरघाटी भी एक ज़िला की मांग चल रही है, अनुमंडल मुख्यालय है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका और गया के पास का ही शहर है, तो अब इसकी सफलता को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, शेरघाटी हमसे चॉइस मांगा गया कि यदि डेट हम तो नहीं बदलेंगे, जब हमारा आंदोलन चरम पे हो गया, अब शासन प्रशासन सारे प्रेशर में जब आ गए और उनके हाथ पांव जब फूलने लगे कि भाई मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, पब्लिक विद्रोह पर आ गई है, तो ऐसे स्थिति में बगैर इनसे बात किए, बगैर रास्ता निकाले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो फिर वार्ता हुई, 4 घंटा लंबी वार्ता हुई, उसमें वसीम नैयर साहब भी शामिल हुए और भी सभी लोग शामिल हुए जाकर के गहलौर थाना में। और उसके बाद लगभग 12 बजे रात में रास्ता निकला। उन्होंने कहा कि ठीक है, डेट बदलिए। हम कि डेट क्यों बदलेंगे? बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा का डेट क्या 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख हो सकता है? मजदूर दिवस 5 तारीख को हम मना सकते हैं? डेट तय है, पहले से हमने तय कर रखा है, तो इसलिए डेट तो नहीं बदलेगा। यदि आप रास्ता निकालना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के दुश्मन नहीं है, मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम हो। और सजाद नुमानी साहब आ रहे हैं, इसमें गौतम बुद्ध की जन्म जयंती के मौके पर बुद्ध के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो बुद्ध शांति के प्रतीक हैं, अशांति के प्रतीक हैं ही नहीं। तो उन्हें हम बदनाम नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने बैठ करके रास्ता निकाला और डेट हमने नहीं बदला, हमने जगह बदला। और पहला चॉइस तो मेरा गांधी मैदान था। दूसरा चॉइस हमें जो जहां हम बचपन से पले बढ़े, तो मुझे लगा कि शेरघाटी मेरे लिए उपयुक्त जगह है, जो NH2 पर है, सारी कनेक्टिविटी यहाँ पर है, सारे इजी कम्युनिकेशन है, सारे लोग जो भी औरंगाबाद से, सासाराम से, इमामगंज, डुमरिया, बाके बाजार, आमस, गुरुआ, गुड़ारू से लेकर के मोहनपुर, बाराचट्टी, डोभी, शेरघाटी स्वयं, बोधगया, ये सारे लोग आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी वजह से इस लोकेशन को हमने तय किया। और मुझे यकीन है कि यदि गया में रैली होती तो 1 लाख लोग आते और शेरघाटी में रैली होगी तो 2 लाख लोग आएंगे। ये मुझे यकीन है। आप कैसे मानते हैं कि संविधान असुरक्षित है? क्या दृष्टि है, क्या नज़रिया है आपका? क्या आपके पास क्या आधार है आपका कि आप मानते हैं कि ये संविधान सुरक्षित नहीं है? देखिए, संविधान सुरक्षित, सबसे पहला तो BT एक्ट, जिस एक्ट को लेकर के, BTMC एक्ट, जिस एक्ट को लेकर हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, महाबोधि प्रबंधन के लिए एक्ट बनाया गया जो 1949 में बनाया गया था। संविधान लागू होने के इतने साल बाद भी वो एक्ट कार्य कर रहा है। आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी ये एक्ट कार्य में कर रहा है, जबकि ये कहा गया है कि जो भी संविधान लागू होने से पूर्व जो भी कानून लागू थे उसे आज से शून्य माना जाएगा। आर्टिकल 13 जाके पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है। तो भाई BT एक्ट को क्यों नहीं शून्य माना गया? जब बौद्ध अलग धर्म है, बौद्ध धर्म की पत्तियां अलग हैं, बौद्ध के विचार बहुत प्रोग्रेसिव है, आधुनिक हैं, तो फिर उसे हिंदू धर्म से जोड़ करके क्यों रखा गया? जब आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 लागू है तो उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक प्रबंधन का, धार्मिक स्थलों का प्रबंधन का अधिकार उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? तो संविधान तो यहाँ पर खतरे में है। और इसी को आधार बनाकर कौन कौन संस्थाएं आपके साथ काम करेंगी? इसी को आधार बना करके जो अभी 2025 में आपने देखा कि वक्फ संशोधन बिल लेकर के आए, गलत मंशा से लेकर के आए, और वक्त बाय यूजर खत्म करके, और उसमें उन्होंने नए ला लेकर के आए, और 7 सदस्य में 2 सदस्य उन्होंने RSS के लोगों को एंट्री दी। गुजरात में इसकी शुरुआत हो गई है कि अब मस्जिद का प्रबंधन RSS के लोग करेंगे, कब्रिस्तान का प्रबंधन देख रेख वो लोग करेंगे। तो पहले सरकार निगरानी कर सकती है कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे धार्मिक मामले में आप क्यों एंट्री दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्या न्यास बोर्ड, हिंदू धर्म में न्यास बोर्ड है, उसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग को मेंबर बनाएंगे, जैन धर्म के मानने वाले लोग मेंबर बनाएंगे? तो नहीं बनाएंगे। ये आपको अयोध्या के मंदिर के प्रबंधन के लिए कमेटी है, तो उसमें सभी धर्म के लोगों को प्रबंधन कमेटी में रखेंगे। तो सवाल है कि भाई जो अल्पसंख्यक समाज है, जिनकी संख्या कम है,
जो भारत की आइन की खूबसूरती है, धर्मनिरपेक्षता, तो क्या उस धर्मनिरपेक्षता पे खतरा है और उनके अधिकार आप छीन लेंगे? और अभी मोहन भागवत क्या कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है, तो क्या उन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? यदि कोई इस्लाम धर्म के मानने वाला लोग या फिर बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग कहे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज देश नहीं, भारत धर्मनिरपेक्ष राज नहीं है, भारत बौद्ध राज है, क्योंकि यहाँ बुद्ध है और अशोक स्तंभ, जो सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ है, भारत की प्रतीक चिन्ह है, अशोक चक्र है, तिरंगे पे झंडा में है, भारत रत्न देते हैं, वो पीपल का वृक्ष देते हैं, उस पर अशोक स्तंभ बना होता है। तो भारत तो बौद्ध राष्ट्र है। यदि ये कोई बात बोले तो मोहन भागवत बर्दाश्त करेंगे? तो बाकी देश के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक धर्म विशेष का राष्ट्र है तो धर्म खतरे में है? मतलब कि यदि कोई इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग वाजिब मांग के लिए यदि जमा होते हैं, अपने अधिकार की भी लड़ते हैं, तो आज सैकड़ों लोग 5-5 साल 10 साल से जेल में, उन्हें बेल सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है। शर्जील इमाम इसकी है, शर्जील इमाम ने क्या गुनाह किया था? वो गुनाह तो बताए। उसने यही ना कहा था कि भाई यदि हमें इस तरीके से किया गया तो हम असम के सारे रास्ते रोक देंगे और रोकने के बाद वो देश से अलग थलग पड़ जाएगा। उन पर तो देशद्रोह का आरोप लगा। तो ये देशद्रोह का आरोप मोहन भागवत पे क्यों नहीं लगना चाहिए? इस देशद्रोह का आरोप उनके जो बलबोड़ेपन जो मंत्री होते हैं, उनके विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जो रोज दलितों को, पिछड़ों को, संविधान को टारगेट करते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं? तो इसीलिए आज देश महफूज नहीं है, देश खतरे में है। SIR ला करके आपके वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। चुनाव आयोग को इतना पावर दे दिया गया कि आप कोई भी गलती कर ले, आप चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, महाभियोग नहीं ला सकते हैं। महाभियोग 2-2 बार लिखित रूप से लाना चाहते हैं संसद में, आप उसे नहीं लाने देना चाहते हैं। तो इसलिए SIR के माध्यम से नाम आपका कट गया, आप कहीं उसके अपील नहीं कर सकते हैं, कहीं आप विरोध नहीं दर्ज करा सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, इस देश के सेना अध्यक्ष रहे, ऐसे लोग का नाम काटा गया है। अभी आपने देखा 67 लाख लोग का बिहार में नाम काटा गया। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में 50 लाख से ज्यादा लोगों का नाम काटा गया। अभी यूपी में अभी तक 3.5 करोड़ लोगों का नाम काटा गया SIR के नाम पर। तो ये क्या है? SIR CA/NRC का नया नाम है। SIR के माध्यम से आपके वोट के अधिकार छीने जाएंगे। भारत का संविधान कहता है कि जो भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक होगा, उसे वोट का अधिकार होगा। और वोट का अधिकार यदि आप पे को नहीं, कहना है कि हमने कोई भी ऐसे गलत लोगों का नाम नहीं काटा है, बस जिनसे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया, अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट होता तो उनका नाम नहीं काटा। एक चीज बताते हैं, अभी बिहार के मामले में आपने देखा योगेंद्र यादव जी वकील नहीं थे, उन्होंने पैरवी कर रहे थे, लड़ रहे थे बिहार के केसेस। मतलब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था कि जो जीवित थे लेकिन उन्हें मृत घोषित किया गया था। वो सारे जीवित मुर्दों को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया गया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई किया? चलिए सर, कुछ कल के लिए रखा जाएगा। बहुत विस्तार से आपकी बातें हैं और आप अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत संघर्षशील हैं, ये सब लोग जानते हैं आपके बारे में। कौन कौन संगठन हैं जो इस रैली में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं? ये सबसे अहम भूमिका अंबेडकर संघर्ष मोर्चा, इस जिले की सबसे पुरानी संगठन है, 2005-6 से काम कर रही है। शोषण, जुर्म, गैर बराबरी के खिलाफ में लड़ाई लड़ती है। बहुजनों की एक आवाज़ है, अनुसूचित जाति की एक ताकत है। वो संगठन इसके बैकबोन में है। उसके अलावा महाबोधि महाविहार संघर्ष समिति, वो भी संगठन हमारे साथ में काम कर रहा है। और बहुत सारे समविचारी संगठन हमारे साथ, अर्जक संघ के लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ में मौर्य समाज शाक्य वंश के लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ में आज तो हरियाणा से चल के क्षत्रिय समाज के लोग आए समर्थन देने के लिए। कल पूरा ट्रेन भर के यूपी से मौर्य समाज के लोग आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस कार्यक्रम को समर्थन देने आ रहे हैं। तो पूरे देश के लोग का समर्थन। हजरत सज्जाद नुमानी साहब इतने इस्लाम धर्म के नहीं,
पूरे देश और दुनिया में विद्वान स्कॉलर के व्यक्ति है, तौर स्कॉलर के तौर पे व्यक्ति है, वो हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता है। तो ये इस कार्यक्रम की एक चलिए खूबसूरती है कि सारे लोग हैं, और सरघाटी और आपके चैनल के सुनने वाले तमाम दर्शकों से ये अपील है कि जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, कल का दिन सरघाटी के लिए ऐतिहासिक दिन, बड़ा खास दिन है। 2 बजे के बाद आप सरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में आइए। देश और दुनिया के बड़े स्कॉलर आ रहे हैं और उनकी बात को सुनिए और एक अपनी समझ विकसित कीजिए, जो देश को बचाने वाला समझ है, लोगों को तोड़ने वाला समझ है। आप वही सजाद नुमानी साहब आ रहे हैं जो 26 नवंबर 2025 को, जब महाराष्ट्र में प्रोग्राम हो रहा था संविधान दिवस के मौके पर, हमारा उनका कोई ताल्लुकात नहीं, हम स्पीच दे करके बगल में बैठे, उन्होंने स्पीच शुरू किया और उन्होंने कहा कि सतीश दास जी आप इस गिलास का आधा पानी पीजिए। मैंने आधा पानी, उनके कहने पर हम बोला भाई सीनियर बोल रहे हैं पीना चाहिए, आधा पानी बस आधा ही पीजिएगा, पूरा नहीं पीजिएगा। और उसके बाद आधा गिलास उन्होंने हमारे हाथ से लिया और पानी उन्होंने, मेरा आधा जूठा पानी उन्होंने पिया और कहा कि ये है संविधान बचाने का तरीका। आप भले ही मनुस्मृति को भला बुरा कहते हो, लेकिन आज भी आप किसी न किसी रूप में मनुस्मृति को मान रहे हैं। तो मनुस्मृति को खत्म करने का तरीका वो बताने वाला व्यक्ति आज इस सरघाटी में होंगे। तो इसीलिए सरघाटी के तमाम लोगों से अपील है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी संविधान में विश्वास रखते हैं, वो अंबेडकर के मानने वाले, जगदेव के मानने वाले, बुद्ध के मानने वाले, कर्पूरी के मानने वाले, या हमारे रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाले, ये तमाम लोग, मानवर काशीराम साहब के मानने वाले, ये तमाम लोग से निवेदन है कि आप लाखों के संख्या में ये उपस्थित हो कि एक ग्राउंड छोटा पड़ जाए, कल ऐसा दिन हो। ठीक है सर, आप व्यूअर्स सुन रहे थे सतीश दास जी को। पूर्व विधायक हैं और बड़े जुझारू हैं, दलित नेता के तौर पे भी इनकी बड़ी पहचान है बिहार में। इन्होंने साफ कहा और ये जो बातें कह रहे हैं दलीलों के साथ कह रहे हैं, तथ्य के साथ कह रहे हैं, और जो बातें कल मंच से सरघाटी के रंगलाल स्कूल के मैदान के मंच से जो कुछ कहेंगे वो सारी बातें हैं। इनका सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि बहुत सारी बातों के पीछे कुछ दलील है, कुछ सबूत है, कुछ तथ्य हैं। तो ये बातें समझने की होंगी कल के इस रैली में। तो व्यूअर्स आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।